एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है। जैसे कैसे, अगर आप जैसे बल्ब अगर आपका कोई जल रहा है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तुरंत से बल्ब जल जाता है, जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो तुरंत से बल्ब बुझ जाता है। क्या आप जब स्विच को ऑन करते हो तो स्विच ऑन करने के बाद आपका जो बल्ब जलता है, क्या स्विच ऑन करने के बाद बल्ब को जलने में कुछ समय लगता है? क्या नहीं लगता। क्या जब आप स्विच को ऑफ करते हो तो बल्ब को बुझने में कुछ समय लगता है? क्या नहीं लगता। आखिर समय नहीं लगता, उसको जलने में और उसको बुझने में समय नहीं लगता। तुरंत से बल्ब, जैसे ही हमने स्विच को दबाया बल्ब जल गया, जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया बल्ब बंद हो गया। आखिर उसके बीच में क्या कोई क्रिया होती है क्या? तो जी हां, उसके बीच में जरूर क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं प्रेरकत्व। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरकत्व कहते हैं। तो जब कभी भी किसी भी चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण आपका क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और वह प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या उत्पन्न करता है? उस परिपथ में धारा को क्या करता है? प्रेरित करता है। जो वह धारा उसका विरोध करती है, जिससे वह स्वयं क्या होती है? उत्पन्न होती है। यही पूरे चैप्टर का क्या है? सार है। तो कुछ क्रिया यहां पर भी होती है। कुछ क्रिया जब हम बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब को जलाने के समय कुछ क्रिया होती है जिसे हम प्रेरकत्व के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। सबसे पहली चीज कि प्रेरकत्व किसे कहते हैं? तो जब कभी भी हम किसी भी स्विच को ऑफ करते हैं या जब किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित होने के साथ साथ उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस पूरे परिपथ में एक धारा प्रेरित हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? इंडक्शन, या जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरकत्व। अब यह जो आपका प्रेरकत्व है यह दो प्रकार से होता है। पहला जो आपका है, पहला इसका प्रकार है, यह है आपका स्व प्रेरकत्व। वह क्या है? स्व प्रेरकत्व, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। जिसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम सेल्फ इंडक्शन को एकदम लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसके एक अनुप्रयोग को भी आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं। वीडियो एकदम लॉजिक से भरा हुआ है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और इसका जो भी प्रॉपर नोट्स है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहां पर आपको केवल व केवल समझना है। दूसरी बात कि पेन और कॉपी लेकर के आपको जरूर बैठना है। जो भी बातें आपको लगे कि हाँ ये बात आपको लिखनी चाहिए, ये बात आपको नोट पॉइंट बना करके लिखनी चाहिए, तो उन बातों को आप जरूर लिखें। और जो भी बातें आपको लगे कि हाँ ये बात हमें याद हो जानी चाहिए, तो वो बात आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें ताकि आपके डिजिटल बोर्ड में वे बातें छप जाएं। तो सभी बच्चे प्रेरकत्व की परिभाषा आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि प्रेरकत्व क्या होता है। कि जब किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा प्रवाहित होने के लिए उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण उस परिपथ में एक हमें क्या देखने को मिलती है? प्रेरित धारा देखने को मिलती है। और इस परिघटना को हम इंडक्शन कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। यह दो प्रकार से होता है, एक स्व प्रेरकत्व और दूसरा अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरकत्व को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम स्व प्रेरकत्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें स्व प्रेरकत्व की, तो स्व प्रेरकत्व क्या है? देखिए, दो हमने परिपथ यहां पे बनाया हुआ है, यानी कि ये आपका बल्ब लगा हुआ है, यहां आपका बल्ब लगा हुआ है। जैसे ही हम इस कुंजी को बंद कर देंगे, जैसे ही हम इस कुंजी को बंद कर देंगे, तुरंत से इसमें क्या होने लगेगी? धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो आइए कुंजी को क्या करते हैं? बंद करके देखते हैं। तो लो, हमने क्या कर दिया? कुंजी को बंद कर दिया। अब सपोज कीजिए कि ये जो आपकी बैटरी है, यह बैटरी आपकी कितने एंपियर की है? 10 एंपियर की। यानी यह बैटरी जो आपकी धारा प्रवाहित करेगी, इस परिपथ में जो इस बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाएगी, वह धारा कितने एंपियर की है? 10 एंपियर की है। अब सोचिए आप कि जब हमने इस कुंजी को लगाया,
जब हमने इस कुंजी को लगाया तो कुंजी को लगाते समय क्या एक बैग इकट्ठा 10 एम्पियर हो गया? क्या तुरंत से बैटरी 10 एम्पियर इस बल्ब को दे दी? क्या नहीं दी। सबसे पहले इसमें कितना एम्पियर की धारा थी? 0 से मान लो कितना हुआ होगा? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तब जाकर के कितना हुआ होगा? 10। यानी कि यहां पे आप देख रहे हैं कि पहले धारा 0 थी, 0 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई, 6 से 8 हुई, 8 से 10 हुई। यानी कि धारा के मान में हो रहा है परिवर्तन। और जहां कहीं भी धारा के मान में परिवर्तन होता है, भाई देखिए, जब आपकी कोई भी धारा बहती है, जैसे यहां से अगर विद्युत धारा बह रही है, तो जब विद्युत धारा चलती है, जब विद्युत धारा बहती है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र। और जब इस तार में धारा प्रवाहित हुई तो इस तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ? चुंबकीय क्षेत्र। और जब तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो चारों ओर इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी देखने को मिली। और जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखने को मिली तो जब धारा 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 हो रही थी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में निरंतर क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है कि जब परिपथ में धारा बही तो परिपथ में जैसे ही धारा बहती है वह अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहां से क्या होने लगती हैं? गुजरने लगती हैं। जब धारा का मान बढ़ता गया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ते गया, धारा का मान बढ़ने के साथ साथ इसमें चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ता गया। और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में भी क्या आया? बढ़ा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या हुई? बढ़ी। और यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में हुआ परिवर्तन। और जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में होता है परिवर्तन तो उस परिपथ में हमें देखने को मिलता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या देखने को मिलता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कि क्या उत्पन्न करता है? प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया इससे क्या होने लगी? धारा बहने लगी। और उस धारा का मान जैसे 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 बढ़, मान लेते हैं कि यह चीज आपको पता नहीं चलता कि 0 से लेकर 10 तक आने में धारा जो परिवर्तन हो रही है इसमें आपको पता नहीं चलता, क्योंकि यह जो आपका 0 से 10 हो रहा है ना, इतनी जल्दी समय में हो जाता है। यानी मान लीजिए आपका सेकेंड का भी कुछ भाग होता है, इतनी जल्दी हो जाता है कि बल्ब आपको तुरंत से जलता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर थोड़ा सा स्लो मोशन में लेके जाएं तो आपका 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 इस प्रकार का परिवर्तन होता है। और जब कभी भी इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कि क्या उत्पन्न करेगा? प्रेरित धारा। और लेंज के नियम के हिसाब से जो धारा प्रेरित की जाती है, मान लेते हैं कि इसकी जो मूल धारा है उसकी दिशा ऐसे है, यह किसकी दिशा है? मूल धारा की है। यानी जो बैटरी की धारा है उसकी दिशा ऐसे है, तो इसके अंदर जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, यानी जो प्रेरकत्व की घटना उत्पन्न हो रही है इसमें, उसमें जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा हमेशा इसके क्या होगी? विपरीत। क्योंकि धारा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और लेंज का नियम यह कहता है कि हमेशा विरोध किया जाता है। क्या किया जाता है? अपोज किया जाता है। यानी कि अगर धारा बढ़ रही है तो ऐसी धारा इसमें उत्पन्न होगी कि यह इसके बढ़ने का विरोध कर सके। तो इसके बढ़ने का विरोध कैसे करेगी? कि जब धारा आपकी इधर जा रही है तो इसकी प्रेरित धारा की दिशा, यह किसकी दिशा है? यह आपके प्रेरित धारा की दिशा है। तो प्रेरित धारा की दिशा उसके दिशा के विपरीत उत्पन्न हो जाएगी, जो इस धारा को क्या करेगी? रोकने का प्रयास करेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि यह धारा इसको भला कहां रोक पाएगी? यह तो बैटरी की ताकत है जो कि एकदम ताकत के साथ इसमें क्या करेगा? धारा प्रवाहित कर देगा। और जब आपका 10 एम्पियर की धारा एकदम फिक्स हो जाएगी कि 10 एम्पियर जाने लगा, यानी परिवर्तन जब आपका बंद हो जाएगा तो यह प्रेरित धारा क्या हो जाएगी? अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व। आपने क्या किया?
आपने इस बैटरी के अंदर, इस परिपथ के अंदर बस आपने क्या किया, धारा को प्रवाहित कराया। और धारा को आपने जैसे ही प्रवाहित कराया, इसमें अपने आप से एक प्रेरित धारा देखने को मिल गई, यानी कि अपने आप इसमें क्रिया हो रही है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व की घटना कहते हैं। जो आपको नोट्स मिलेगा बकायदा पूरा अच्छे से लिखा हुआ उसमें होगा, वहां से नोट्स आप जरूर देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन लॉजिक को आपको यहां समझना पड़ेगा। आइए इसमें भी हम लॉजिक को आपको समझाते हैं। क्या आपने समझ लिया कि जैसे अगर मान लेते हैं कि यह धारा इसको रोकना तो चाहती है, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इस धारा को रोक सके, और यह अपने जब फुल पावर में आ जाएगी, यानी टोटल जब फिक्स कर लेगी 10 एम्पियर की धारा, तो इसमें परिवर्तन बंद हो जाएगा, प्रेरित धारा समाप्त हो जाएगी। इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे ये कुंजी लगी हुई है, अगर इस कुंजी को हम हटा देते हैं, इस कुंजी को अगर बंद कर देते हैं, तो पहले इस परिपथ में धारा कितनी गुजर रही थी, 10 एम्पियर। इस परिपथ में धारा कितनी चल रही है, 10 एम्पियर। जैसे ही हमने कुंजी को उठाया, स्विच को बंद किया, स्विच को ऑफ किया, तो इसमें जो आपकी धारा गुजर रही है कितनी, 10 एम्पियर की जो धारा इसमें से गुजर रही है, आई का मान जो आपका 10 एम्पियर का है, जैसे ही हमने कुंजी को बंद किया, अचानक से ये तो 10 से 0 दिखता है हमको, यानी तुरंत से बल्ब बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो मोशन में करके देखें तो 10 से कितना हुई होगी, 8, 8 से कितना हुई, 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से फिर तब जाकर के 0 हुई होगी। यानी इस प्रकार का क्या हुआ होगा, परिवर्तन। पहले 10 एम्पियर धारा जा रही थी, पहले इसमें कितना बह रही थी, 10। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया, जैसे ही हमने स्विच को बंद किया, इसमें से धारा का मान घटना शुरू हो गया, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0। यानी कि यहां भी आपको क्या देखने को मिला, परिवर्तन। जैसे ही धारा के मान में परिवर्तन होगा, उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के भी मान में परिवर्तन होगा। धारा का मान घटेगा तो उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का भी मान घटेगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, घटेगी। और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घटेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में होगा परिवर्तन, तो वह परिवर्तन क्या उत्पन्न करेगा, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, जो उस धारा का क्या करेगी, विरोध करेगी। कैसे विरोध करेगी, यह धारा जो 10 से 0 आ रही है, यह 10 से 0 आ रही है, जब हमने स्विच को बंद किया तो यह धारा का मान घटना शुरू हो गया। अब इसमें प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होगी कि धारा को बढ़ा सके। यहां थोड़ा उल्टा था, कैसे, यहां पे धारा का मान बढ़ रहा था, तो इस प्रेरित धारा को उस धारा का मान घटाना था, इसलिए इसके विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। लेकिन यहां पे देखिए, जब धारा इसमें बह रही थी, स्विच को हमने हटाया, कुंजी को हमने हटाया, कुंजी को हमने बंद किया, तो धारा का मान कम होने लगा। तो इसमें इस प्रकार की प्रेरित धारा आएगी कि उसके कम होने का विरोध कर सके कि तुम कहां कम हो रहे हो, तुमको हम कम होने नहीं देंगे। यानी कि तब इसमें ऐसी धारा बहेगी जो कि इसके परिवर्तन का विरोध कर सके, यानी कि इसके प्रेरित धारा की दिशा जो होगी, प्रेरित धारा की जो दिशा होगी, इसके धारा की ही दिशा में होगी, यानी इसके मूल धारा की ही दिशा में होगी। और इस प्रकार की ये जो घटना है, इस घटना को हम क्या नाम देते हैं, इस घटना को हम नाम दे देते हैं स्वप्रेरकत्व। क्या नाम देते हैं, स्वप्रेरकत्व का नाम देते हैं। स्वप्रेरकत्व इसे क्यों कहते हैं कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, अपने आप ही इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगी। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया, अपने आप से ही इसमें ऐसी धारा उत्पन्न हो गई जो कि उस धारा में होने वाली परिवर्तन का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। यानी अगर स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा आप लिखेंगे कि जब कुंजी लगा करके कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब कुंडली लगा करके कुंजी लगा करके कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उससे होने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में आपका होता है परिवर्तन, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि इस कुंडली के अंतर्गत प्रेरित धारा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। और यह पूरी घटना क्या कहलाती है, आपकी स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्शन की घटना कहलाती है।
अब आइए, एक प्यारा सा टॉपिक है कि आपका जो एक परिनालिका है, उस परिनालिका के में स्वप्रेरकत्व का मान कितना होता है। थोड़ा सा इसमें अगर मैथमेटिकल अगर इसको थोड़ा सा हल करें हम, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स है, जो चुंबकीय फ्लक्स इसके अंतर्गत फाई भी है, वह किस पर निर्भर कर रहा है? वह पूरी तरह से किस पर निर्भर कर रहा है? वह पूरी तरह से इसके आई पर निर्भर कर रहा है। जिस प्रकार से आई का मान बढ़ रहा है, उसी प्रकार से प्रेरित धारा यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है वह अनुक्रमानुपाती है किसके? धारा की। वह किसके अनुक्रमानुपाती है? धारा के अनुक्रमानुपाती है। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो फाई भी बराबर एक नियतांक आएगा जिसे एल कहते हैं, एल इंटू आई, जहां एल क्या है? एल आपका है स्वप्रेरण गुणांक। एल क्या है? आपका स्वप्रेरण गुणांक है। एल आपका क्या है? स्वप्रेरण गुणांक है। अब अगर यहां पे हम लगाएं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम यानी फैराडे का नियम, तो फैराडे फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का नियम जो कहता है वह कहता है कि विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? डी फाई वी बटे किसके होता है? dt के। डी फाई वी बटे किसके होता है? dt के बराबर होता है। यहां से E का मान निकालें तो D और फाई वी का मान कितना है? L इंटू आई। तो ये आपका हो जाएगा L इंटू आई बटे कितना हो जाएगा? आपका dt। L आपका स्वप्रेरण गुणांक है, यानी इसका मान कभी भी बदलता नहीं है, और जिसका मान बदलता नहीं है वह अवकलन से कहां आ जाता है? बाहर। d बटे dt अवकलन होता है। तो यहां से E बराबर यहां से कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा L आपका बाहर आ जाएगा, तो माइनस का L इंटू डी बटे कितना हो जाएगा? dt। डी बटे कितना हो जाएगा? dt। तो एक सूत्र यहां से आप लिख सकते हैं कि E बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का L इंटू डी बटे कितना होगा? dt। यह आपका एक प्यारा सा सूत्र बन जाता है। तो इसको मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो इसमें फ्लक्स हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जो परिवर्तन, यानी कि जो संख्या रेखाओं की संख्या है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से, फाई बी से डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो जो फाई बी है किस पर निर्भर कर रहा है? आई पर। जितनी धारा का मान अधिक उतने फाई बी का मान अधिक, उतनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक। और इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती संबंध। अनुक्रमानुपाती संबंध। तो ये आपका कैसा संबंध है? अनुक्रमानुपाती। यहां से हमारा ये निकल करके आता है। अब एक इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं कि एक परिनालिका में स्वप्रेरण गुणांक की गणना करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वह है एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड। यानी कि एक लंबी परिनालिका के कारण, सोलेनॉइड के कारण हमें स्वप्रेरकत्व की गणना करनी है। देखिए, परिनालिका क्या होती है? अगर आपका एक बेलनाकार स्तंभ है, उस बेलनाकार पर अगर हम तांबे के तार को लपेट दें, तो इस प्रकार की बनी संरचना क्या कहलाती है? परिनालिका। इस प्रकार की बनी संरचना क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। अब इस परिनालिका का हमें क्या ज्ञात करना है? स्वप्रेरकत्व। मान लेते हैं हम कि इस परिनालिका में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा। सबसे पहला चीज कि हम ये मानते हैं कि इस परिनालिका की जो टोटल लंबाई है वह कितनी है? L है, और इसके जो अनुप्रस्थ काट का जो ये क्षेत्रफल है वह कितना है? A है, और इसमें आई धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। इतनी बात हम मान लेते हैं। अब इस परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है उसकी गणना करने के लिए सबसे पहले इसमें हमने मान लेते हैं कि इसमें कुल फेरों की संख्या कितनी है? कुल फेरों की संख्या जो है इस परिनालिका में, कुल फेरों की जो संख्या है, कुल फेरों की संख्या जो है वह क्या है? कैपिटल N है। दूसरी बात, एक चीज और इसमें हम मान लेते हैं कि माना परिनालिका के एकांक लंबाई
में जो फेरों की संख्या है, एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है, एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है, उसे हम कितना मान लेते हैं, स्मॉल n मान लेते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको पता हो, पिछले चैप्टर्स में हमने बताया था कि अगर कोई आपकी परिनालिका है तो उस परिनालिका के अक्ष पर, परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, उस तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, B बराबर होता है म्यू नॉट इंटू n, स्मॉल n इंटू क्या होता है, I। परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उसके अक्ष पर होता है वह कितना होता है, म्यू नॉट इंटू n इंटू I। अब यहां से अगर हम यहां लिखें कि परिनालिका के अक्ष पर, परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह तीव्रता कितनी होगी, परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह B बराबर कितनी होगी, म्यू नॉट इंटू n इंटू कितनी होगी, I होगी। परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वह कितना होगा, I होगा। दूसरी बात कि इसमें क्या हो रही है, धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। आप जानते हैं स्वप्रेरकत्व, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसके धारा के मान में धीरे 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 मान लेते हैं कि अगर 10 एम्पियर की धारा जाएगी तो इकट्ठा से तो 10 एम्पियर जाएगी नहीं धारा, पहले 0, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 होगी। मतलब इस प्रकार का बढ़ेगी, बढ़ने का मतलब उसमें होगा परिवर्तन, और जब परिवर्तन होगा तो उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। और जब चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में आपका परिवर्तन होगा तो सबसे पहले इसमें क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब यहां पे हम ज्ञात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर हम चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई भी लिखें तो आप जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है कितना, चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है आपका BA cos थीटा। चुंबकीय फ्लक्स बराबर कितना होता है, BA cos थीटा, जहां पे A आपका है क्षेत्रफल सदिश, B आपका है चुंबकीय क्षेत्र। तो आपका कुंडली में इस प्रकार से फेरे लगे हुए हैं, कुंडली आपकी इस प्रकार से लगी हुई है। अब उस कुंडली का क्षेत्रफल सदिश भी आगे की ओर होगा, और इसमें अगर N और S इधर बन रहा है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी आपका इस दिशा में होगा, B का भी मान इस दिशा में होगा, यानी जो थीटा बन रहा है वह कितना है, 0 है। तो यहां से फाई B बराबर कितना हो जाएगा। दूसरी बात कि यह एक फेरे नहीं है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है, N। तो इसमें अगर फेरों की संख्या N है तो यह आपका हो जाएगा N इंटू B इंटू A, और cos कितना हो जाएगा, cos 0 अंश, और cos 0 का मान होता है 1। तो यहां से फाई B का मान कितना हो जाएगा, N इंटू B इंटू A इंटू कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि फाई B बराबर हो जाएगा N इंटू B इंटू A। अब यहां से जो ये B आया है, इस B का मान हमें पता है कितना है, म्यू नॉट इंटू N इंटू I, म्यू नॉट इंटू N इंटू I। तो यहां से हम यहां पे लिख लेते हैं, एक मिनट, ये आपका फाई B का मान इतना आ जाता है। तो अगर यहां से हम फाई B के जगह पे B का मान रखें तो यहां से फाई B बराबर कितना आ जाएगा, N इंटू B के जगह पे हमें इतना रखना है, तो सॉरी ये N इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा N इंटू म्यू नॉट इंटू N इंटू I, और साथ में क्या हो जाएगा ये वाला। अब अगर यहां से हम क्या कर दें, I को नीचे लेते आए, I को अगर बॉर्डर के इस पार लेके आए तो यहां से आपका है फाई B, और बटे फाई B बटे I जब इधर आएगा तो बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका I हो जाएगा, बराबर इधर आपका बचेगा, यहां पे आपका N है और यहां पे आपका म्यू नॉट है और यहां पे आपका स्मॉल n है, I आपका यहां आ ही गया और यहां पे क्या हो जाएगा आपका A। और आप जानते हैं अभी अभी आपने पढ़ा कि L बराबर क्या होता है। आप जब अभी हमने बताया स्वप्रेरकत्व में कि आपका जो फाई B होता है वह फाई B अनुक्रमानुपाती किसके होता है, I के। तो एक नियतांक आता है L इंटू I। तो यहां से अगर I को फाई B के नीचे कर दें तो ये आपका हो जाएगा फाई B बटे I, और बराबर क्या हो जाएगा L। यानी कि यहां से L, इस फाई B बटे I के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। तो इस फाई B बटे I के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, बराबर L बराबर हो जाएगा N इंटू म्यू नॉट इंटू N इंटू A। अब इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं इस स्मॉल n के बारे में। देखिए कुल फेरों की संख्या इसमें है कैपिटल N, टोटल इसकी लंबाई कितनी है L, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है N। तो अगर यहां से हम N के मान की बात करें तो L का मान क्या हो जाएगा,
एकांक लंबाई में, L लंबाई में, ध्यान से देखिएगा, L लंबाई में जो फेरे हैं, L लंबाई में फेरे हैं वह कितना है N, L लंबाई में जो फेरे हैं वे कितना है N। तो अगर यहां से हम एकांक लंबाई यानी एक लंबाई में फेरे अगर देखें तो एक लंबाई में फेरे कितने हो जाएंगे N/L। जैसे 5 पेन की कीमत अगर 25 रुपए है तो एक पेन की कीमत 25/5। उसी प्रकार से L लंबाई में अगर फेरे N है तो एक लंबाई में फेरों की संख्या N/L। 5 पेन की कीमत, ध्यान से देखिएगा, 5 पेन अगर कितने में है, 25 रुपए में है, तो एक पेन की कीमत ज्ञात करने के लिए, एक पेन की कीमत ज्ञात करने के लिए इस 25 को इस 5 के नीचे लिख देते हैं। 25 के नीचे हम क्या करते हैं, इस 5 को लिख देते हैं। उसी प्रकार से L में इतना है तो एक में ज्ञात करने के लिए इसके नीचे हमने इसको लिख दिया, और एक लंबाई में फेरों की संख्या यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम n कहते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा N/L। तो इस n के जगह पे कैपिटल N/L अगर रख देंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा आपका, n तो है ही, यह μ0 तो है ही, μ0 रहेगा, और इंटू में n के जगह पे हम रख देंगे कैपिटल N, और इंटू में a, और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका L आ जाएगा। अब n में n का गुणा होगा तो L बराबर कितना आ जाएगा, μ0 इंटू n का स्क्वायर इंटू a बटे कितना आ जाएगा L। यही आपका सोलेनाइड में आपकी स्वप्रेरक, तो L क्या है आपका, L आपका है स्वप्रेरण गुणांक है। L आपका क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। तो किसी सोलेनाइड के कारण स्वप्रेरण गुणांक का मान इतना हो जाएगा। एक आपका यहां से या करके एक सूत्र और बन जाता है, यदि इसमें जो नर्म लोहा लपेटा गया है, नर्म लोहा इसके अंदर जो डाला गया है, उसकी अगर चुंबकशीलता, अगर जैसे इसकी μ0 है निर्वात की, अगर इस लोहे की चुंबकशीलता जो है वह अगर μr हो या μm हो, इस लोहे की अगर लोहे की नर्म लोहा जो लगा गया है, नर्म लोहे की जो चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता वह कितनी हो, अगर μ0 इंटू m हो, तो इसके साथ में हम इसमें गुणा कर देंगे L बराबर, यह आपका हो जाएगा μ0 इंटू μ0 m इंटू n स्क्वायर इंटू a, और बटे में क्या हो जाएगा L। जहां पे आपको सब कुछ पता है कि कौन क्या क्या है। यहां पे अगर मैं बता दूं तो μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, n क्या है, टोटल फेरों की संख्या, n क्या है, टोटल फेरों की संख्या है, a क्या है, इस सोलेनाइड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और इसमें L क्या है, इस परिनालिका की लंबाई है। तो इस प्रकार से आपके टॉपिक्स जो हैं समाप्त होते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको एकदम लॉजिकली हर एक बात समझाने की कोशिश की है। मेरा पढ़ाने का अप्रोच और आपके समझने का तरीका कैसा रहा, एक बार अपने दिल की बातों को कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें उसी कमेंट से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है।